वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। आज इस ट्यूटोरियल में हम स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट और जेपीए के बारे में डिस्कस करेंगे। आप जानते ही होंगे कि हाइबरनेट एक फ्रेमवर्क है और जेपीए उसका इम्प्लीमेंटेशन है और ये यूज़ होते हैं एपीआई के साथ डेटाबेस की कनेक्टिविटी करने के लिए। इससे पहले जेडीबीसी यूज़ होता था, लेकिन हाइबरनेट और जेपीए जो है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये बहुत आसान है यूज़ करना, इसलिए इसका सीखना इंतहाई अहम है, क्योंकि इसके आसानी की वजह से और इसकी पावर की वजह से जेपीए का जो है सीखना आसान है और लकीली ये इतना मुश्किल भी नहीं है सीखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक प्रोजेक्ट सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें हम ये डिस्कस देखेंगे कि ये सारे पार्ट्स जो हैं कैसे कनेक्ट होते हैं और फिर उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि एप्लीकेशन फंक्शन कैसे करती है। अब आप उसकी फंक्शनैलिटी देख लेंगे तो उसके बाद हम उसके मैकेनिज्म देखेंगे कि उसके पार्ट्स कौन से हैं, वो कैसे कनेक्ट होके ये फंक्शनैलिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये आपने देखा होगा, ये Eclipse IDE है और इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ SQL के लिए ये है MySQL Workbench। तो इसमें मैं आपको डेटाबेस दिखाता हूँ जो इसके लिए मैंने सेटअप किया है। ये है डेटाबेस फुटबॉल 2020 DB और इसमें टेबल जो है इस वक्त वो टेबल नहीं है, वो जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो क्रिएट होगा। तो हमारा टेबल जिस पे हमने काम करना है वो अभी क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि जेपीए में ये फंक्शनैलिटी है कि वो आपके लिए टेबल खुद क्रिएट करते हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपके क्रिएट किए बगैर आप अपनी एप्लीकेशन में ये टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब नज़र रखें, टेबल्स में एक टेबल टीम्स टेबल नहीं है इस वक्त। और टेस्टिंग के लिए हम ये यूज़ करेंगे पोस्टमैन एक फ्री एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और एपीआई टेस्टिंग के लिए बहुत ही मुफीद है। तो चलें अब हम इसको रन करते हैं। मेरा ख्याल है कि इस वक्त रन हो रही, मैं स्टॉप करके इसको रन करता हूँ। तो ये एप्लीकेशन रन की है हमने, ये एक आध मिनट में स्टार्ट हो जाएगी। आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे। तो जब स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ आ जाएगा कि एप्लीकेशन स्टार्टेड, यहाँ पे नीचे राइट साइड पे। तो ये देखें स्टार्टेड जेपीए एग्जाम्पल। तो अब ये अप एंड रनिंग है। अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन, मेरे ख्याल में आप पहले ही जानते हैं कि जब आप एपीआई क्रिएट करते हैं तो उसकी चंद एक क्लासें उसके लिए ज़रूरी होती हैं और वो क्लासें जो हैं इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो होती है ये एप्लीकेशन क्लास जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जब आप ये एप्लीकेशन तैयार करते हैं तो ये खुद ब खुद सिस्टम एक एप्लीकेशन जो है स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्रिएट कर देता है, जिसमें मेन मेथड होता है जो हमेशा इसका एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इसको हम रन करते हैं। इसमें मेन मेथड, इस क्लास में कोई ज़्यादा फंक्शनैलिटी आप नहीं डालते, लेकिन डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि न डालें। एपीआई की दूसरी जो क्लासें होती है उसमें एक कंट्रोलर होता है, बहुत ज़रूरी कंट्रोलर होता है। तो यहाँ पे ये कंट्रोलर क्लास है और इस कंट्रोलर क्लास का नाम है टीम्स कंट्रोलर। ये नाम कुछ भी हो सकता है। कंट्रोलर आपको पता है जस्ट एक जावा क्लास होती है और उसके ऊपर ये एनोटेशन होती है रेस्ट कंट्रोलर। जिस क्लास के ऊपर ये एनोटेशन आप डाल देंगे वो आपका कंट्रोलर बन जाएगा। तो ये पब्लिक क्लास टीम्स कंट्रोलर, ये नाम आप पर डिपेंड करते जो भी आप दें, तो ये ऑप्शनल है। तो ये हमारे कंट्रोलर क्लास है एपीआई के लिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट क्लास होती है वो एक सर्विस क्लास होती है। कंट्रोलर जो होता है उसमें रिक्वेस्ट आती हैं एपीआई की,
तो वो फिर आगे उसको सर्विस क्लास को भेजता है ताकि वो प्रोसेस करे। तो सर्विस क्लास का ये भी एक जावा क्लास होती है, और जैसे यहाँ आप देख रहे हैं इसका नाम है टीम्स सर्विस, और ये पब्लिक क्लास है। इस पे एनोटेशन है ऐड सर्विस। जब आप ऐड सर्विस एनोटेशन लगा देते हैं तो स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क समझ जाता है कि ये सर्विस क्लास है, और इसके लिए वो एक बीन क्रिएट कर देता है। तो इसमें फिर हम बाकी जो कुछ हो रहा है बाद में देखेंगे। और तीसरा जो होता है एपीआई डेवलपमेंट का, एपीआई बनाने का, एक होती है पोजो क्लास। पोजो क्लास होती है या एंटिटी भी कहते हैं, या वो क्लास होती है जिसमें आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपने डेटाबेस में डालनी है और जो आप जिससे आप डील कर रहे हैं। उसमें इसमें एंटिटी होता है, एनोटेशन जो इसको एंटिटी क्लास बना देती है, और इसमें वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होते हैं और गेटर एंड सेटर मेथड होते हैं। और फाइनली तो ये एपीआई के लिए ये काफ़ी है, लेकिन अगर आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट करें तो एक और क्लास भी होती है। लेकिन बगैर डेटाबेस के जो एपीआई बनाने के लिए क्लासेस ज़रूरी होती हैं वो एप्लीकेशन क्लास, कंट्रोलर क्लास, सर्विस क्लास और पोजो क्लास, ये काफ़ी है। इससे आप एपीआई बना सकते हैं जो कि डेटाबेस से कनेक्ट नहीं है। लेकिन जब आप डेटाबेस से कनेक्टिविटी करते हैं अपनी एपीआई की तो एक और क्लास डालते हैं जिसको रिपॉजिटरी क्लास कहते हैं। तो ये उसका ये होता है, ये इंटरफेस होता है, पब्लिक इंटरफेस टीम रिपॉजिटरी। ये नाम ऑप्शनल है, इसका नाम आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ पे तवज्जो दें, ये ज़रूरी है। इट एक्सटेंड्स जेपीए रिपॉजिटरी, ये हमेशा जेपीए रिपॉजिटरी को एक्सटेंड करती है। और इसके यहाँ पे दो आपने इसके एक जेनेरिक टाइप है, इसके दो आर्गुमेंट देने। एक तो एंटिटी क्लास का नाम जो कि ये है, हमारी एंटिटी क्लास का नाम है टीम्स, तो वो हमने इसको प्रोवाइड करना है। ये पूछती है कि कौन सी क्लास आपकी जो है वो एंटिटी है जिससे मैंने डील करना है, तो वो देना है। दूसरा पूछती है उस क्लास में जो आपकी आईडी है, क्योंकि डेटाबेस में आईडी होती है, उसका टाइप क्या है, तो वो अमूमन इंटीजर होता है। ये देखिए इंट आईडी, लेकिन अगर कुछ और है तो फिर वो आपने स्ट्रिंग है तो यहाँ स्ट्रिंग दे देता है, लेकिन मोस्टली ये इंटीजर होते हैं। तो ये तो है इसके 3-4 क्लासेस, ठीक है। तो अब हम इसको फंक्शनैलिटी देखते हैं। तो ये जो है सारी क्लासें जो हैं आपकी वो बना लेती हैं जेपीए की एपीआई और हाइबरनेट की जो रिक्वायर्ड क्लासें होती हैं वगैरह। और ऑफ कोर्स एक ये जो होती है pom.xml भी एक होती है। इन पे दोबारा हम आएंगे। तो इसके पीछे एक डेटाबेस है, हाँ एक्सक्यूज मी, एक और क्लास है जो प्रॉपर्टीज है वो कॉन्फ़िगरेशन के लिए, लेकिन उस पर हम दोबारा आएंगे। अब हम देखते हैं कि इसको हमने यूज कैसे करना है। इसका जो है फंक्शनैलिटी कैसे है, तो इसकी फंक्शनैलिटी जो अमूमन होती है वो कंट्रोलर में डिफाइन होती है। जो एपीआई जो क्रिएट होती हैं वो कंट्रोलर में, और वो मैप हुई होती है। यहाँ पे आप देखते हैं रिक्वेस्ट मैपिंग, और इसमें ये है फुटबॉल 2020। तो ये जो है मैपिंग हो रही है इस कंट्रोलर तक। तो जब आप इसको कॉल करेंगे तो ये उसके यूआरएल में डालेंगे, और यहाँ पे जो है पोस्ट मैपिंग है और गेट मैपिंग है और पुट मैपिंग है, डिलीट मैपिंग है। तो हमने इनको अब देखना कि ये कैसे काम करती है। तो पोस्ट मैपिंग पहले है यहाँ पे, तो उसका जो यूआरएल है या एंड पॉइंट है वो ऐड टीम है। तो हम इससे शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ से पोस्ट, चूंकि ये पोस्ट मैपिंग है
तो यहाँ से हमने पोस्ट को चुनना है, ये आपका पोस्टमैन है। तो लोकल होस्ट जो है अमूमन उसका यूआरएल ये होता है लोकल होस्ट 8080 बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपने ये चेंज नहीं की पोर्ट नंबर तो 8080 होगा, अगर चेंज किया तो फिर वो जो आपने चेंज किया वो डालेंगे। फुटबॉल 2020 ये इसको रेफर कर रहे हैं। और उसके बाद हमने ऐड टीम को यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम ऐड टीम को यूज़ कर देंगे। और ऐड टीम में हमने एक टीम डाली है, ये टीम का नाम है। इसमें आईडी हटा देते हैं क्योंकि आईडी वो खुद ही जनरेट करेगा। तो अब आप चेक कर लें, बॉडी में हमने टीम का नाम दे दिया है। चूँकि ये जेसन डील कर रहा है तो जेसन ऑब्जेक्ट है। टीम को जो हम भेज रहे हैं टीम का नाम, उसमें सिटी, टीम नेम और क्वार्टरबैक नेम है। ये डेटाबेस बेसिकली फुटबॉल टीम्स का डेटाबेस है, अमेरिकन फुटबॉल टीम्स का। और इसकी 3 फील्ड्स हैं कि सिटी का नाम जहाँ वो टीम बिलोंग करती है, और उस टीम का नाम, इस केस में कार्डिनल्स हैं, ये टीम का नाम है। और उसका क्वार्टरबैक का नाम, क्वार्टरबैक जो मेन प्लेयर होता है उसका नाम है काइलर मरे। तो ये हम ऐड टीम कर रहे हैं। और ये जो हम दबाएंगे सेंड बटन, तो ये अच्छा मेथड नॉट अलाउड, क्या पोस्ट एरर आ रहा है, मेथड नॉट अलाउड। ओ या यहाँ पे ये गलती है, इसको मैंने पहले डिलीट करना था। तो अब दोबारा ट्राई करते हैं। तो ये ऐड हो गया और आपने देखा उसको आईडी नंबर उसने दे दिया है और एरिज़ोना। अब जो चीज़ हम देखते हैं वो ये है कि हम अपने डेटाबेस में जाके देखते हैं कि आया ये टीम ऐड हुई है या नहीं हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटाबेस था ही नहीं, डेटाबेस तो था लेकिन उसमें टेबल नहीं था। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसकी वजह से एक टेबल क्रिएट हो गया होगा और उसमें ये टीम शामिल कर दी गई होगी। तो आइए देखते हैं, ये हमारा डेटाबेस है और इस टेबल को खोलें तो ये टीम टेबल क्रिएट हो गया। उस एप्लीकेशन के रन करने से ये टेबल क्रिएट उसने कर दिया जेपीई ने खुद, और खुद ही उसमें वो टीम भी डाल दिया। जब टेबल क्रिएट किया तो उसकी जो कॉलम हेडिंग है वो उसने हमारे एंटिटी क्लास से ली है और फिर उसमें टीम डाल दी है। सिटी का नाम एरिज़ोना है जो कि एक्चुअली स्टेट है। क्वार्टरबैक का नाम जो है काइलर मुरे और टीम का नाम कार्डिनल्स। तो ये ऐड होगी। तो ये हमने इस एंड पॉइंट का जो है प्रोसेस चेक किया है। अब नेक्स्ट जो है कि अगर आप एक से ज़्यादा टीमें ऐड करें तो ये देखिए लिस्ट, एक से ज़्यादा टीमें को आपने लिस्ट में भेज तो उसको ये लिस्ट में डाल के फिर उसको सेव करती है। अगर एक से ज़्यादा टीमें यहाँ भेजेंगे तो वो काम नहीं करेगी। तो इसके लिए अब देखते हैं, एक से ज़्यादा टीमें यहाँ से उठाते हैं। ये 2 टीमें हैं बाल्टीमोर और बफलो, तो इनको कॉपी कर लेते हैं। ये सारी टीमें मैंने लिखी हुई हैं कि चीज़ ज़रूरत पड़ेंगे। तो यहाँ हम जाते हैं। अब हमने ऐड टीम्स करना है, टीम की जगह टीम्स, और ये पोस्ट मेथड है तो इसको डिलीट करके हमने 2 जो टीमें कॉपी की थी वो डालनी है, लेकिन इसको हमने उसमें डालना है लिस्ट में, क्योंकि ये एक से ज़्यादा टीमें हैं तो इसमें हमने इनक्लोज करना है जो कि अरे है कि ये एक अरे की सूरत में भेजेंगे तो वहाँ पे वो लिस्ट, अरे को लिस्ट में कन्वर्ट करके फिर उन सबको सेव करेगा डेटाबेस में। तो ये हो गया, ये भी पोस्ट है। और टीम्स की जगह टीम्स है
और लुक्स लाइक ऑल सेट, इसको ट्राई करते हैं, सेंड करें। तो ये हो गया, देखें स्टेटस है 200 मतलब है सक्सेस, ओके। अगर कुछ और है तो फिर वो प्रॉब्लम होता है, ये कोड है, एरर कोड। तो इस वक्त स्टेटस 200 ओके, और ये 2 टीमें मैंने दिखा दी कि ऐड हो गई हैं। तो अब हम इसको डेटाबेस में वेरीफाई कर लेते हैं। तो अगर डेटाबेस टेबल को खोलें तो ये 2 टीमें और शामिल हो गई हैं और उसकी आईडी भी जनरेट हो गई है। एरिज़ोना पहले थी, बाल्टीमोर और बफलो बिल्स और बाल्टीमोर रेवन्स, ये भी ऐड हो गई, अब 3 टीमें हो गई। तो इसी तरह हम अगर 50 टीमें भी हैं उनको एक अरे में डाल के भेजें तो वो इसमें सेव हो जाएंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा एंड पॉइंट है, ये है गेट मैपिंग। गेट मैपिंग का मतलब है कि आप रिट्रीव करना चाहते हैं सब टीमों को, तो उसका ये एंड पॉइंट है ऑल टीम। इसको ट्राई कर लेते हैं, फंक्शनैलिटी आप देख लें, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये कैसे किया है। तो ये ऑल टीम्स है, लेकिन यहाँ पोस्ट से हमने गेट को चेंज करना है क्योंकि अभी सब हम डेटा रिट्रीव कर रहे हैं। तो इसको सेंड करें तो ये आपकी सारी टीमें दिखा देगा, आपको दे देगा। तो ये देखें, ये नंबर 1 एरिज़ोना है, नंबर 2 बाल्टीमोर रेवन्स है, नंबर 3 बफलो बिल्स। ये 3 टीमें हैं, ये ऑल टीम्स किया है। तो उसकी वजह से ये एंड पॉइंट, उसने ये फंक्शन एग्जीक्यूट किया जिसने सब टीमें रिट्रीव करके आपको दे दी। नेक्स्ट जो एंड पॉइंट है वो देखता है कि अगर आप एक टीम को रिट्रीव करना चाहते हैं तो उसका ये तरीका है, आपने ये एंड पॉइंट है और फिर आपने सिटी, बेस्ड ऑन सिटी जो टीम आप रिट्रीव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एंड पॉइंट चेंज कीजिए और आगे जो है आपने अब सिटी का नाम बताना है जो कि आप रिट्रीव करना चाहते हैं। तो सिटी जो है यहाँ बफलो है, एरिज़ोना है और बाल्टीमोर है। तो लेट्स से बफलो हम यूज़ कर लेते हैं कि हम सिर्फ बफलो की टीम देखना चाहते हैं। तो वो इस सिटी के बाद आप लगा देंगे और सेंड करेंगे। तो अब आपने देख लिया कि आपको सिर्फ बफलो की टीम का रिजल्ट मिला है। नेक्स्ट टाइम लेट्स से आप कहते हैं कि एरिज़ोना की टीम आप देखना चाहते हैं, इसको सेंड करें तो अब आप एरिज़ोना की टीम आपके सामने आ गई है, सिर्फ एक टीम का रिजल्ट। तो कभी ये हो सकता है आपके उसमें कस्टमर्स हैं, आप सिर्फ एक कस्टमर का, पर्टिकुलर कस्टमर की इंफॉर्मेशन देखना चाहती हैं, एक स्टूडेंट है, एक स्टॉक है, उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं, सबका नहीं। तो ये उस किस्म का वो है, तरीका है। तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है हाँ, यहाँ तो हमने सिटी के बेस पे टीम को रिट्रीव किया है। अब हम एक टीम को नाम के बेस पे रिट्रीव करते हैं। मसलन आप टीम का नाम डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन आ जाए। पहले हमने सिटी का नाम डाला था, अब टीम का नाम डालेंगे, टीम्स, और उसमें सिटी, लेट्स से सॉरी टीम्स का नाम, लेट्स से हम बिल्स तो ऑलरेडी है, कार्डिनल्स ये टीम का नाम है, तो ये डालते हैं। ये टाइप करेंगे तो अब आपको ये कार्डिनल का रिजल्ट मिल जाएगा। इसको डिलीट कर दें, कंफ्यूजन डाल रहा है। तो कार्डिनल आ गए। नेक्स्ट टाइम आप रेवन्स का नाम डालेंगे, टीम है बाल्टीमोर की। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि कार्डिनल की बजाय ये रेवन्स आ जाएगा। तो ये रेवन्स आ गई टीम, ठीक है। तो ये एंड पॉइंट है डेटा रिट्रीवल ऑन बेस्ड ऑफ द टीम नेम। नेक्स्ट है अपडेट। अपडेट का मतलब है कि आपने किसी पर्टिकुलर डेटा में कोई एक फील्ड में चेंज करनी है। मसलन लेट्स से टीम जो है उसका क्वार्टरबैक जो है वो चेंज हो गया। मिसाल के तौर पे अभी लमार जैक्सन है, वो इंजर्ड हो गया, उसकी जगह उन्होंने और रख लिया है।
तो ये हम चेंज कैसे करेंगे, तो उसके लिए अपडेट है। तो हमने ये चेंज जो है भेजने के लिए हमने ये बॉडी सेक्शन यूज़ करना है। तो हम इस टीम में चेंज करना चाहते हैं कि क्या चेंज करें। लेट्स से थोड़ा सा लमार जैक्सन को ही रखें क्वार्टरबैक, इसका नाम आगे पीछे कर देते हैं, फर्स्ट नाम जो है पीछे कर देते हैं, लास्ट नेम पहले, जैक्सन लमार कर देते हैं, जस्ट टू सी द अपडेट। तब इसको आपने यहाँ पे आपने चेंज करना है। इसको देखें, ये चेंज होता है गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, पुट, ये HTTP के कॉमन से फंक्शनैलिटी है जो उसमें जाते हैं हेडर में। तो यहाँ हमने पुट करना है, पुट का मतलब है अपडेट। तो अब इसको सेंड करेंगे तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका ओके ठीक, यहाँ हमने वो ये याद रखें कि आपने एंड पॉइंट चेंज करना है। अगर एंड पॉइंट, जैसे यहाँ मैंने गलती की है, एंड पॉइंट टू टीम्स है, इसका टीम्स यहाँ पे ये है और हम उसका वो कर रहे हैं, नाम भेज रहे हैं, तो फिर ये ठीक नहीं होगा। तो उसको हमने अपडेट करना है, एंड पॉइंट सही होना चाहिए। तो अब हाँ, और दूसरा देखें, यहाँ पे अपडेट में कोई और पैरामीटर नहीं मांग रहा है ये, तो इसलिए हमने ये इसको भी हटा देना है, सिर्फ अपडेट। तो इसको अब भेजिए। अब आप देखें ये चेंज हो गया है, हमने ये भेजा था, अब ये रिजल्ट आया उसके मुताबिक कर दिया है उसने चेंज, अपडेट। इसी रिकॉर्ड को ये दूसरा रिकॉर्ड क्रिएट नहीं करेगा, उसी को चेंज करेगा। तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं, टीम टेबल में जाके अगर करेंगे तो ये देखें ये चेंज हो गया, ठीक है। अब उसने और रिकॉर्ड क्रिएट नहीं किया, उसी एक रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया, उसमें चेंज कर दिया। तो अब इसको हम एक दफ़ा और वापस कर देते हैं। फर्स्ट नेम फर्स्ट, लास्ट नेम लास्ट कर देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। दोबारा ट्राई करते हैं, तो ये हो गया लमार जैक्सन, वापस चेंज हो गया। और आप यहाँ पे भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं डेटाबेस में, ये लमार जैक्सन हो गया। तो ये तो था अपडेट। अब लास्ट जो है वो डिलीट टीम करनी है। तो डिलीट टीम का एंड पॉइंट ये है, API डिलीट टीम, और उसके बाद टीम का नाम आपने देना है जो कि यहाँ आएगा। तो लेट्स से इसको मैं कॉपी करके वो पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, डिलीट टीम, और उसके बाद टीम का नाम। लेट्स से हम रेवन को डिलीट करना चाहते हैं, तो रेवंस टीम का नाम लगा देंगे। और यहाँ पे फिर चेंज करनी है आपने, ये अक्सर भूल जाता हूँ मैं, तो कम से कम तो ये डिलीट करना है हमने। तो सेंड करें, तो ये कहते हैं टीम डिलीटेड। अब इसको डेटाबेस में वेरीफाई करते हैं कि रेवन डिलीट हुए हैं या नहीं। ये रेवंस पहले थे, रेवंस, तो अब इसको डिलीट करते हैं। अब रेवंस नहीं है, टीमें पहले 3 थी, अब 2 हो गई हैं। तो ये डिलीट ऑपरेशन था। एक और को चेंज कर डिलीट करना चाहते हैं, मसलन बिल्स को, तो उसको भी कर लेते हैं। और सेंड कर दें, टीम रिमूव्ड। अब इसको रिफ्रेश करें, तो बिल्स और रेवन दोनों डिलीट हो गए, एक टीम रह गई डेटाबेस में, ठीक है। तो ये चंद इसकी फंक्शनैलिटी, ये मैंने आपको दिखाना था ताकि जब हम डिस्कस करें तो आपको पता हो कि ये काम कैसे कर रही थी। इसमें डिलीट का ऑप्शन था, इसमें टीम ऐड करने का ऑप्शन था, एक टीम ऐड करने का, एक से ज़्यादा ऐड करने का, और इसमें टीम को देखने का ऑप्शन था बाय नेम, और टीम को देखने का ऑप्शन था बाय सिटी।
तो ये चंद एक अक्सर आपकी जो एप्लीकेशन होगी कमर्शियल, उसमें यही चीज़ें होती हैं डेटाबेस में। आप सारा डेटाबेस देखना चाहते हैं, सारा डेटाबेस, या मल्टीपल रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं, या एक रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, एक रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं, एक रिकॉर्ड में अपडेट करना चाहते हैं। तो ये उसका तरीका है। अगर आप इसको समझ जाएं तो आप यहाँ पे तो हमारे पास 10-15 रिकॉर्ड थे, लेकिन मैकेनिज्म अगर आपके पास 1 मिलियन रिकॉर्ड भी हो तो उसका भी मैकेनिज्म यही होगा। तो अब हम इसको ज़रा डिस्कस करते हैं कि ये हमने कैसे अकम्प्लिश किया। मैंने पहले आपको बताया है कि क्लासें कौन सी हमने यूज़ की हैं। कंट्रोल क्लास, सर्विस क्लास, पोजो एंटिटी क्लास और रिपोजिटरी क्लास और पाम क्लास। तो पाम क्लास से डिस्कस करते हैं। इस पाम में हम देखते हैं कि कौन कौन सी डिपेंडेंसी हमने ऐड की हैं। जब आप स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, स्टार्टर प्रोजेक्ट, तो उसमें आपको ये ऑप्शन देगा कि आपने कौन सी डिपेंडेंसी पिक करनी है। तो उसमें एक आप ये पिक करेंगे, डेटा स्टार्टर डेटा JPA। तो ये JPA है। JPA बाय द वे स्टैंड फॉर जावा परसिस्टेंट API, और ये एक डिपेंडेंसी है। दूसरी, ये आप इससे फेमिलियर होंगे क्योंकि ये वेब एप्लीकेशन स्टार्टर वेब ये अक्सर यूज़ होता है। और तीसरी ये MySQL कनेक्टर, ये आपने लाना है, डिपेंडेंसी को सिलेक्ट करना है। बाकी ये भी नॉर्मल है, हर उसमें यूज़ होता है। और ये जो है टेस्टिंग वगैरह के लिए, जो कि हम इसमें नहीं कर रहे, तो इसलिए तो ये ज़रूरी थे। डेटा JPA, स्टार्टर वेब और MySQL कनेक्टर। तो ये हमारी pom.xml है। अच्छा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब इस पर तवज्जो दें कि जब हमने डेटाबेस और जावा को कनेक्ट करना है तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, क्योंकि डेटाबेस एक अलहदा सॉफ्टवेयर है, एक अलहदा एप्लीकेशन है, और आपकी जावा जो है स्प्रिंग बूट वो एक अलहदा है। वो आपस में कैसे बातचीत करेंगे, उसके लिए ड्राइवर्स वगैरह की ज़रूरत होती है जो उनकी बातचीत करवाते हैं। उनका लैंग्वेज डिफरेंट है तो वो उनके ट्रांसलेशन करते हैं, जिससे वो एक दूसरे को कमांड्स भेजते हैं और रिसीव करते हैं। तो उसके लिए MySQL और जावा के लिए MySQL के ड्राइवर हैं, वो हमने यूज़ करने हैं और अपनी एप्लीकेशन को हमने कॉन्फ़िगर करना है। तो वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इस फाइल में हुई है। से सोर्स रिसोर्सेज में अगर आप जाएं तो application.properties फाइल है। तो ये सबसे पहला पॉइंट आपने ये करना होगा कि ये जो है ये सिंटेक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, एग्जैक्टली इसी तरह आपने टाइप करना है और लिखना है। तो ये जो है ड्राइवर है, ये आपने यूज़ करने हैं, और फिर डेटाबेस का जो URL है वो आपने देना है। ठीक है, ड्राइवर आपने पिक कर लिए, वो आपकी डिपेंडेंसी में आ गए हैं। अब डेटा सोर्स जो है उसका URL बताना है। तो अभी मैं MySQL रन कर रहा हूँ लोकल मशीन पे, तो उसका जब मैंने इंस्टॉल की और रन किया है तो उसका ये डिफ़ॉल्ट URL होता है। ये मैंने क्रिएट किया डेटाबेस और ये मैंने यहाँ लगा दिया। अगर कुछ डेटाबेस XYZ था तो XYZ मैं यहाँ लगाऊंगा। तो ये मेरा है डेटाबेस और ये MySQL का URL है। ये MySQL का URL लगा के उसके आगे डेटाबेस का नाम। तो अब ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन खुद ब खुद उसका नक्शा मिल गया, मैप मिल गया कि यहाँ पे जाके मैंने डेटाबेस क्वेरी करनी है, सेव करने हैं, डिलीट करने हैं वगैरह वगैरह। और उसके बाद इस डेटाबेस का यूज़र नेम और पासवर्ड देना है। तो
और ये एक डायलेक्ट है, ये भी आपने डायलेक्ट में लिखना है जो कि उनके अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। दैट्स इट, ये चीज़ें आपने करनी है, आपका डेटाबेस जो है वो कनेक्शन हो गया और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अगर आप JDBC के बैकग्राउंड से आए हैं तो आपको पता है कि JDBC में आपको मैनुअली प्रोग्राम लिखना होता है जिससे कनेक्शन इस्टेब्लिश होते हैं और लोकेशन वगैरह बना दी थी जो कि हेडेक थी, कुछ भी नहीं है। दैट्स इट, ये चीज़ है और आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। ये जो है इसकी पावर है। JPA की पावर ये है कि ये खुद ब खुद प्रोग्राम की बैकग्राउंड में लिख लेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपका कनेक्शन वगैरह इस्टेब्लिश हो गया। तो अगर आप JPA सीखना चाहते हैं तो ये पॉइंट नोट कर लें कि एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में आपने अपने डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन करनी है और अपने MySQL के ड्राइवर वगैरह उसमें लिस्ट करने हैं। ठीक है, अब आइए जो इम्पोर्टेंट है वो API के एंड पॉइंट क्रिएट करना। एंड पॉइंट जो हैं वो तो आपको पता ही है कि आप कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आप API से डील कर रहे हैं आपको पता होगा। तो वो कंट्रोलर में जाके आपने रिक्वेस्ट मैपिंग करनी होती है या पोस्ट मैपिंग करनी होती है या गेट मैपिंग करनी होती है, डिलीट मैपिंग वगैरह। तो डिपेंड करता है कौन सा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख लें कि मैंने ये एक एंड पॉइंट क्रिएट किया है। ये इसको यहाँ से आप टाइप करेंगे या लेट्स से आप कोई जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, एंगुलर या रिएक्ट वगैरह, तो उसमें आपने ये करना है तो वो उस आपके प्रोग्राम को यहाँ पे ले आएगा। उसके बाद ऐड टीम, ये एक टीम ऐड करने का हुआ है, तो इसके लिए हमने पोस्ट मैपिंग की है। जब आप ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए पोस्ट मैपिंग होती है और उसके अंदर ये जो है आपने URL देना है, ये इसका सिंटेक्स है। अब जब आप ऐड टीम यहाँ लिखेंगे, जब भी ऐड टीम करेंगे तो प्रोग्राम यहाँ ले आएगा इस एंड पॉइंट पे और इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इसको देखते हैं कि ये एक फंक्शन है यहाँ पे जो कि उसका नाम ऐड टीम है और ये रिक्वेस्ट बॉडी जो है ये एक एनोटेशन है, ये भी ज़रूरी याद रखें। अगर आपको याद हो तो जब हमने ऐड टीम की थी तो हमने टीम की जो एक JSON ऑब्जेक्ट भेजा था जिसमें टीम नेम, टीम सिटी एटसेट्रा शामिल था, टीम का क्वार्टरबैक। तो ये एक JSON ऑब्जेक्ट था। तो आप JSON ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रिसीव करने के लिए रिक्वेस्ट बॉडी का एनोटेशन आता है। ये उस ऑब्जेक्ट को रिसीव करके उसको टीम के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है और टीम का ऑब्जेक्ट ये है जिसमें ये आपकी टीम क्लास है जिसमें ID, सिटी, टीम एक्सेट्रा है। तो ये इस एनोटेशन का पर्पज़ है। जब आप JSON ऑब्जेक्ट को रिसीव करें तो उसके मार्शल और अनमार्शल करने में ये एनोटेशन जो है हेल्प करती है। और इसको आप देख लें कि ये आपके लिए कितनी बड़ी हेल्प है। अगर ये एनोटेशन ना होती तो मार्शलिंग अनमार्शलिंग के लिए आपको खुद कोड लिखना पड़ता, लेकिन ये स्प्रिंग बूट का मैजिक है, या उसको करके टीम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके JSON को यहाँ पे असाइन कर देता है। तो उस पर फिर हम सर्विस क्लास का फंक्शन है सेव टीम, उसको इन्वोक करते हैं और उसको ये ऑब्जेक्ट एज ए आर्गुमेंट भेजते हैं। सर्विस क्या है? ये ऑटो वायर्ड यहाँ पे टीम सर्विस क्लास जो है ये है, तो उसमें ये फंक्शन मौजूद है। तो उसको यूज़ करने के लिए, उस फंक्शन को इन्वोक करने के लिए हमने ये ऑटो वायर किया उसका ऑब्जेक्ट। ऑटो वायर का मतलब है कि इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया गया है। वो आपके बजाय इसके कि आप खुद ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, ऑटो वायर से वो इंजेक्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे टीम सर्विस में जो ऑटो सर्विस टैग है
ये खुद ब खुद इस क्लास का बीन क्रिएट कर देता है या ऑब्जेक्ट जो कि इस एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में अवेलेबल होता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे उसको इंजेक्ट कर दिया गया है, तो वो यहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन, ये फंक्शन इन्वोक हुआ है, तो इसके पास जाते हैं। सेव टीम, इस क्लास में सेव टीम ये है, तो ये टीम का ऑब्जेक्ट जो यहाँ आर्गुमेंट भेजा था, यहाँ इस पैरामीटर एक्सेप्ट किया है। तो उसके बाद कहा है इसने क्या किया, इसने कहा है रिपॉजिटरी डॉट सेव टीम। उसने ये पैरामीटर रिपॉजिटरी क्लास के सेव फंक्शन को भेज दिया। ओके, वो कहाँ है, वो देखिए यहाँ पे है रिपॉजिटरी क्लास, ये और ये एक है, और ये ऑब्जेक्ट जो है ये टीम रिपॉजिटरी का ऑब्जेक्ट है। और ये टीम रिपॉजिटरी कहाँ है, ये क्लास है यहाँ पे। अभी हम इस पे इसी यहाँ पे ठहरे। उस क्लास का टीम रिपॉजिटरी के जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्रिएट हो जाता है बीन, और अवेलेबल होता है, तो उसको यहाँ पे ऑटो वायर के जरिए इंजेक्ट कर दिया गया। अब हम उसके फंक्शनैलिटी जो है इन्वोक कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को प्रीफिक्स करके रिपॉजिटरी डॉट सेव। तो यहाँ पे प्रोग्राम जो है इस क्लास में जाएगा और इस क्लास का सेव फंक्शन इन्वोक करेगा। ये एक्चुअली इंटरफेस है, क्लास नहीं है, यहाँ पे देख लें। लेकिन यहाँ जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे तो सेव फंक्शन है ही नहीं। तो ये क्या बात है, तो ये एक नया जो है फीचर इंट्रोड्यूस किया है जो बड़ा पावरफुल है, जो कि JPA में अवेलेबल है। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि JPA जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ये कहती है, और हाइबरनेट जो फ्रेमवर्क है वो ये कहता है कि आप इस JPA रिपॉजिटरी को एक्सटेंड करें, एक इंटरफेस बनाएं, और वो इंटरफेस JPA रिपॉजिटरी ये इसको एक्सटेंड करें। और इसको जब एक्सटेंड करेगा तो इसमें बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो जो हैं डिफाइन हुए हैं, इनबिल्ट फंक्शन है, वो आपको मिल जाएंगे। आपको उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस उस फंक्शन का नाम ले लें, हम आपके लिए उसको लिखा हुआ है हमने आपको उसके लिए इन्वोक कर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच, ये तो बहुत बड़ी सर्विस है। तो हम वापस जाते हैं यहाँ पे, तो ये जब हमने कहा है सेव, तो ये यहाँ जाएगा, तो रिपॉजिटरी को समझ आ जाएगा कि आप उसका सेव फंक्शन इन्वोक करना चाहते हैं, और उसको आपने एक ऑब्जेक्ट भी दिया है। तो वो सारा डिज़ाइन हुआ है, वो इस ऑब्जेक्ट को लेगा, SQL क्वेरी खुद लिखेगा वो फंक्शन, और आपके डेटाबेस में सेव कर देगा, आपको कुछ नहीं करना पड़े। तो ये मैजिक है JPA का। फिर हम वापस जाते हैं अपने कंट्रोलर की तरफ। तो ये सारा प्रोसेस आपने देख लिया, यहाँ से शुरू हुए थे हम एंड पॉइंट से कि ऐड टीम, इस एंड पॉइंट पे थे। तो ये आप प्रोसेस दोबारा देखें, इसने जो है सर्विस क्लास का फंक्शन इन्वोक किया। अब ये डिज़ाइन आप देखें, यहाँ पे कंट्रोलर डायरेक्टली सेव फंक्शन को इन्वोक कर सकता था जो कि रिपॉजिटरी का है, लेकिन ये डिज़ाइन के ख़िलाफ़ होता है। अगरचे कर सकता है लेकिन वो गलत डिज़ाइन होगा। यहाँ पे ये सर्विस क्लास को दे रहा है, क्योंकि बिजनेस जो लॉजिक होता है वो सर्विस क्लास में होता है, तो उसको एक इन्वोक कर रहा है। तो बिजनेस क्लास फिर आगे जो है वो सर्विस क्लास आगे रिपॉजिटरी को वो भेजेगी और प्रोसेस करेगी, और रिपॉजिटरी ने वो सेव का मैसेज ले लिया, आपसे ऑब्जेक्ट ले लिया, उसको क्रिएट करती है और डेटाबेस में सेव कर दिया। ओके, वेल एंड गुड। अब नेक्स्ट एंड पॉइंट पे जाएं, यहाँ पे ऐड टीम्स है। ऐड टीम्स का सेम प्रोसेस है, ये पोस्ट मैपिंग है, आप देख रहे हैं। ये एक्सेप्ट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा टीम है, तो उसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि इसने एक लिस्ट तैयार की है और लिस्ट भेज रहा है सेव टीम को। यहाँ पे एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट भेजा था, यहाँ ऑब्जेक्ट की लिस्ट भेज रहा है। ये देखें,
ये लिस्ट भेज रहा है। और बाय द वे ये रिटर्न जो है मैं यहाँ करना भूल गया, वो रिटर्न जो है जो आप देखते हैं जब हम ऑब्जेक्ट भेजते हैं तो ये रिटर्न जो वैल्यू यहाँ पे आके मैसेज वो मैसेज शो करता है, दैट्स ऑल, कि ऐड हो गई है टीम, यहाँ पे जो टीम भेजी थी वो यहाँ पे रिपीट करता है उस रिटर्न की वजह से। तो अगेन यहाँ पे पोस्ट मैपिंग जो है ये लिस्ट में है, तब सेव टीम्स, यहाँ सेव टीम है, यहाँ सेव टीम्स है, क्योंकि इसने लिस्ट इसको हम लिस्ट आर्गुमेंट भेज रहे हैं तो उसका डिज़ाइन इससे डिफरेंट होगा। तो हम जाते हैं सेव टीम्स, ये तो ये लिस्ट एक्सेप्ट कर रहा है, ये देखें ये एक ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करता है, इसका डिज़ाइन जो है लिस्ट एक्सेप्ट करता है और वापस भी लिस्ट करता है। तो यहाँ पे हमने वो लिस्ट एक्सेप्ट की है और फिर उसके बाद रिपॉजिटरी डॉट से सेव ऑल फंक्शन, इस क्लास में सेव ऑल फंक्शन को इन्वोक किया है, लेकिन यहाँ पे सेव ऑल तो है ही नहीं। फिर वही बात कि वो इसमें प्री डिज़ाइन हुआ है, इनबिल्ट फंक्शन है, जब आपने उसको इन्वोक किया तो उसको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ये लिस्ट लेगा। उसमें पाँच ऑब्जेक्ट हैं, 20 हैं या मिलियन है, वो उसको डेटाबेस में सेव कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी कंट्रोलर वापस जाते हैं। नेक्स्ट जो है ऑल टीम्स की जो है गेट मैपिंग है, तो उसमें दोबारा गेट टीम जाते हैं सर्विस में, तो अब प्रोसेस आप समझ गए होंगे गेट टीम। तो यहाँ पे रिपॉजिटरी डॉट फाइंड ऑल, तो फाइंड ऑल जो है वो भी फंक्शन इसमें शामिल है, इनबिल्ट है JPA रिपॉजिटरी में, तो वो खुद ब खुद होगा और उस फंक्शन का मतलब उसको पता है कि आप चाहते हैं कि सब रिकॉर्ड फाइंड करके डिस्प्ले करो, तो वो जितने रिकॉर्ड हैं वो फाइंड करके आपको दे देगा। तो इस मुकाम पे मैं आपको याद दिला दूं कि जब भी आपको मौका मिले तो JPA रिपॉजिटरी की जो इनबिल्ट फंक्शन है, चंद एक तो हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा फंक्शन अवेलेबल हैं जो कि आप ज़रूर देखें, वो डिफरेंट सिचुएशन में आप उनको यूज़ कर सकते हैं। वो एक फंक्शन की लिस्ट है, तो डॉक्यूमेंटेशन में जाएं और JPA रिपॉजिटरी खोलें, उन फंक्शन को देखें। चंद एक हमने यूज़ कर लिए, सेव ऑल एक्सेट्रा, बाकी आप खुद उनमें देखें। ओके, तो हम वापस जाते हैं अपने कंट्रोलर में, अगले एंड पॉइंट API। तो यहाँ पे नेक्स्ट है अच्छा, ये हमने ऐड टीम्स, सेव टीम्स, कौन सा था, फाइंड ऑल, गेट टीम्स को इन्वोक, हाँ यहाँ गेट टीम्स, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट है गेट मैपिंग। ये गेट मैपिंग भी जो है ये भी उसी तरह की, एक्सेप्ट कि यहाँ पे हमने एक सिटी का कंडीशन लगाई कि इसकी सिटी की मुझे चाहिए, ऑल टीम नहीं चाहिए। तो सिटी के लिए हमने ये करली ब्रेस जो होती है वो पैरामीटर के लिए होती है, इसका मतलब है सिटी का नाम जो है हर दफ़ा डिफरेंट होगा, वो हम हार्ड कोड नहीं कर सकते, तो उसके लिए ये करली ब्रेस है कि ये एक पैरामीटर हमें मिलेगा। तो वो पैरामीटर जो है ये उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए ये ऐट पाथ वेरिएबल है, और वो इसको रिसीव करके उसको कन्वर्ट करके इस डेटा टाइप में इसको असाइन कर देता है। तो जो भी सिटी होगा वो अब सिटी बन जाएगा, रेगुलरली स्ट्रिंग वेरिएबल, और हम ये फंक्शन गेट टीम बाय सिटी को इन्वोक करते हैं और उसे ये आर्गुमेंट भेजते हैं। तो लेट्स गो टू गेट सिटी बाय गेट टीम बाय सिटी। ये है, तो गेट टीम बाय सिटी जो है, तो रिपॉजिटरी डॉट फाइंड बाय सिटी, और उसको हम सिटी भेज देते हैं। तो अब रिपॉजिटरी में जाते हैं, तो ये है रिपॉजिटरी फाइंड बाय सिटी। अच्छा, अब आप कहेंगे
कि यहाँ तो रिपॉजिटरी में बाकी फंक्शन नहीं थे जो अब हमने पहले किए हैं, तो ये हमें क्यों लिखने पड़े? वो इसलिए कि उसमें ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि उसे क्या पता है कि हम टीम को सिटी पे ढूंढने गए या जो भी वो था उसका वो ये फंक्शन उसमें नहीं है, तो इसलिए हमने लिखना है। अब ये जेपीए यहाँ पे इतनी हेल्प आपकी करता है, कहता है कि अगर आप मुझे एक सिंटेक्स में लिख कर दे दें अपने उसका जो कॉलम का नाम है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप क्या चाहते हैं। मसलन फाइंड बाय सिटी, तो उसका सिंटेक्स ये है, ये कीवर्ड्स हैं एसक्यूएल के। फाइंड ये स्टार्ट लोअर केस से होगा, नेक्स्ट बाय बी बड़ा होगा अपर केस, और फिर सिटी जो है ये आपके फील्ड होगी सिटी ये, लेकिन इसका सी जो है वो भी कैपिटल होगा। वहाँ कैपिटल है या नहीं आपकी एंटिटी में, लेकिन यहाँ कैपिटल होगा। तो फिर वो समझ जाएगा कि आप चाहते हैं, तो वो इसको एसक्यूएल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देगा। सेलेक्ट फ्रॉम टेबल वेयर सिटी इक्वल टू जो भी सिटी आपने टाइप किया था, और आपको रिजल्ट दे देगा। आपको स्टिल उसकी एसक्यूएल नहीं लिखनी पड़ेगी। तो जो आप इस जेपीए रिपॉजिटरी में जाएं, उसमें देखें जो फंक्शन है आप यूज़ कर सकते हैं, उनको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं है वो आप अगर इस तरह बना के उसको भेज दें, तो जेपीए उसके मुताबिक एसक्यूएल क्वेरी तैयार करके एग्जीक्यूट कर देगा। तो वहाँ भी आपका 75% काम उसने कर दिया है, बल्कि 90%। तो ये हो गया। अब वापस जाते हैं कंट्रोलर में, तो ये हमने कर लिया। आगे भी गेट मैपिंग है, उसमें भी टीम, पहले हम सिटी के नाम पे टीम को तलाश किया था, अब टीम के नाम पे हमने टीम को, तो इसका भी वही तरीका है, पहले की तरह डिफरेंट नहीं है। वेरिएबल है, फिर पाथ वेरिएबल है, और फिर सर्विस जो है वो जेपीए को कॉल करेगी। जेपीए में ये फंक्शन नहीं है टीम नेम, क्योंकि उससे क्या पता था कि हम फुटबॉल टीम को वो देख रहे हैं। तो उसके लिए फिर हमने इसको रखा है, ये फाइंड बाय, उसका ये सिंटेक्स है, और तीसरा जो है आपने अपना फील्ड नेम देना है, टीम नेम, और टी वहाँ पे कैपिटल कर देना है, तो वो समझ जाएगा। फिर आपने सिटी नेम देना है, तो वो समझ जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। वो एसक्यूएल ये जो है जेपीए रिपॉजिटरी जो है, इसके मुताबिक एक एसक्यूएल क्वेरी क्रिएट करेगा और डेटाबेस में एग्जीक्यूट करेगा और रिजल्ट लेके आपको प्रोवाइड कर देगा। अगला जो है एक्सक्यूज मी, अगला जो है पुट मैपिंग है। पुट मैपिंग है कि आप एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में थोड़ी सी चेंज करना चाहते हैं, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिखाई थी, क्वार्टरबैक का नाम थोड़ा सा चेंज किया था। इसका मतलब है कि वो रिकॉर्ड चेंज नहीं करता, सिर्फ वो एक फील्ड में चेंजेस कर देता है। तो ये उसके लिए हमने पुट मैपिंग, गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, पुट मैपिंग, तो पुट मैपिंग किया है, और ये उसका यूआरएल है। तो उसमें हम यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये रिक्वेस्ट बॉडी जब हमने जिस टीम में हमने जिस टीम का डेटा चेंज करना है, तो उस टीम का हमने जेसन ऑब्जेक्ट भेजना है, उसमें वो चेंजेस करके उस फील्ड में उसका ऑब्जेक्ट भेजना है। तो रिक्वेस्ट बॉडी वो ऑब्जेक्ट रिसीव करके उसको टीम के ऑब्जेक्ट में चेंज करके यहाँ पे असाइन करेगी, और फिर टीम सर्विस मेथड जो है उसको इन्वोक करेगी। तो सर्विस मेथड जो है टीम का अपडेट क्या यहाँ पे है, तो ये इसको सेव मेथड यूज करें। अब आप देखेंगे कि अपडेट और सेव मेथड पहले यूज हुआ था जब हमने नया रिकॉर्ड सेव किया था, तो अपडेट में जो है वो क्यों सेव मेथड यूज हो रहा है, जो कि इनबिल्ट फंक्शन है। उसकी रीज़न ये है कि इसमें अपडेट मेथड नहीं है। जेपीए रिपॉजिटरी में
अपडेट का कोई मेथड इनबिल्ट नहीं है। लेकिन अगर आप किसी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, मसलन ये है, तो इसको आप दोबारा भेज दें, लेकिन उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दें, तो वो जब रिसीव करेगा सेव मेथड, तो उसको देखेगा टिपिकली आईडी फील्ड पे। वो कहेगा कि भाई ये मेथड जो आ रहा है इसमें आईडी फील्ड तो एक एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड से मिलती है। फिर वो उसको चेक करेगा आपकी बाकी फील्ड को, तो उसमें चेंज होगी, तो वो समझ जाएगा कि ये उसने सेव के लिए भेजा है इसलिए कि वो अपडेट करना चाहते हैं, तो वो उस एक फील्ड में चेंज करके उसको सेव कर देगा, उसी को अपडेट कर देगा। तो ये सेव मेथड जो है इसका एक किस्म का डबल यूज़ है, एक अपडेट के लिए और एक सेव के लिए। तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपडेट की तरह तवज्जो दें कि अपडेट मेथड यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता JPA रिपॉजिटरी में, तो उसके लिए हमने सेव को यूज़ करना है। ओके, लेट्स गो बैक टू कंट्रोलर। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट है डिलीट मैपिंग। डिलीट, और उसमें नाम जो है जो टीम का होगा तो वो एज ए आर्गूमेंट आएगा, जो कि यहाँ पर आर्गूमेंट दे के डिलीट टीम को इन्वोक किया जाएगा, जो कि सर्विस का है। सर्विस का जो है वो डिलीट टीम ये है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कोड लिखा है मैंने, उसकी रीज़न ये है कि डिलीट टीम जो है वो नाम जो टीम का भेजा, मसलन रेवंस है या कार्डिनल्स है, तो वो यहाँ पे उसको स्ट्रिंग में चेंज कर दिया गया है। पाथ वेरिएबल ने स्ट्रिंग में मॉडिफाई करके उसको जो आर्गुमेंट जो URL में आया था उसको स्ट्रिंग में चेंज करके आगे इस सर्विस क्लास के इस फंक्शन को भेज दिया है डिलीट टीम। तो ये अब स्ट्रिंग है, लेकिन हमारे डेटाबेस में जो है वो ऑब्जेक्ट को डील कर रहा है, JPA जो ऑब्जेक्ट्स को डील कर रहा है। तो हमने अब उस ऑब्जेक्ट्स में से एक टीम नाम का जो है उसको इस स्ट्रिंग से कंपेयर करना है। अगर वो उससे मिलता है तो फिर हम उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि टीम का नाम आता है, तो अब ये आपकी उसमें अगर डेटाबेस में 10 टीम्स हैं तो ये हर ऑब्जेक्ट से के साथ उसका टीम नेम कंपेयर करेगा। तो अगर वो उससे मिलता है फिर वो उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। तो हम repository.find by team name, तो find by team names को टीम नेम भेज रहे हैं जो कि टीम का नाम है स्ट्रिंग। तो यहाँ पे find by team name ये एक है, तो उसको हम स्ट्रिंग नेम भेज रहे हैं। तो अब यहाँ पे फिर वही find by team name इनबिल्ट फंक्शन नहीं है, इसलिए हमने ये लिखा है और उसमें वही सिंटेक्स यूज किया है, ठीक है। तो ये डिलीट होगा, लेकिन अभी हम फाइंड बाय टीम नेम कर रहे हैं ताकि पहले हम ऑब्जेक्ट तो ले लेना ताकि उसको कंपेयर कर लें। तो उसके लिए हमने ये यूज़ किया है और इससे हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जो कि उस टीम से मिलता जुलता होगा। तो हम वापस जाते हैं। अब वो जब ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट जो है हमने इसको असाइन कर दिया, टी को, वेरिएबल टी को असाइन हो गया। तो वो अब ये इस प्रोसेस से हमें एग्जैक्टली वो ऑब्जेक्ट मिल गया है जिसमें टीम नेम जो है उस टीम से मिलता जुलता है टीम नेम से जो कि हमें URL में मिली है। अब हम इसको कहते हैं repository.delete t, इसको कहते हैं कि डिलीट कर दो इसको। अब रिपॉजिटरी में जाते हैं तो इसमें डिलीट फंक्शन आप देखते हैं कि नहीं है, क्योंकि वो इनबिल्ट फंक्शन है तो वो उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। तो ये void delete by t, आई थिंक ये जो है मिस्टेक है, ये इसको कमेंट आउट कर दें, कहीं यूज नहीं हुआ, क्योंकि डिलीट इनबिल्ट फंक्शन है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये तो ये हो गया आपका आखिरी जो है एंड पॉइंट, वो भी डिस्कस हो गया। तो दोस्तों ये है सारा प्रोसेस, दैट्स इट। आप, मुझे पता है परेशान होंगे कि ये प्रोसेस तो बड़ा आसान है। हाँ, ये जेपीए का यही है। अगर आप जेडीबीसी से आ रहे हैं तो उसमें तो आप आपके जो है सर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, उसमें इतनी कॉन्फ़िगरेशन और फिर उसके बाद इतने एरर्स और ड्राइवर्स और ये और वो फिक्स करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये भी मैंने एक्सप्लेनेशन में इतना टाइम लगा दिया है, वरना अगर वो टाइम निकाल लें तो 2-3 पॉइंट हैं। नंबर 1, रिपॉजिटरी, इस क्लास को एक्सटेंड करें, ठीक है, ये इंटरफेस क्रिएट करें, इसको एक्सटेंड करें। और ये पोजो क्लास आप वाकिफ़ हैं, ये अगर आप एपीआई बनाते हैं तो आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जेपीए से स्पेशल लिंक नहीं है, ये तो वैसे भी होती है। तो ये चीज़ नहीं थी। और फिर सर्विस क्लास, ये भी पुरानी है, ये भी हर एपीआई में होती है। और फिर कंट्रोलर, ये भी पुराना है। अगर आप एपीआई के साथ इन्वॉल्व रहे हैं तो ये कंट्रोलर उस हर एपीआई में होता है जिसमें मैपिंग की जाती है। और प्रॉपर्टी फाइल जो है एक, वो नई है जो कि यहाँ पर है। टेस्ट नहीं, टेस्ट रिसोर्सेज में, तो ये प्रॉपर्टी फाइल है। इसमें जो है ये आपने करना है, इसको आप समझ लें, ये कॉपी पेस्ट होगा। दैट्स ऑल। आपको यूज़ करने के लिए जेपीए का कनेक्शन है, हाइबरनेट जो है ये मैकेनिज़्म है, इसको आप समझ लें। और जेपीए इंटरफेस के जो फंक्शन अवेलेबल हैं उन सारों पे एक नज़र दौड़ा लें, तो आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में और डेटाबेस बनाने में कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद बाकी चीज़ें जो हैं, अगर आप 10 रिकॉर्ड जो है उनको प्रोसेस कर सकते हैं तो 10 मिलियन को प्रोसेस करने के लिए भी यही मैकेनिज़्म है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। और अगर आप फील करते हैं कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और आल्सो अगर आप अपने दोस्तों को ये शेयर करें तो हो सकता है उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो। खुदा हाफिज़।